हाय बच्चों, आपका वापस से स्वागत है केमियोलॉजी क्रैकर्स में। तो लास्ट लेक्चर में हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम बनाया था और हमने उसमें देखा था कि कौन कौन से पार्ट्स जो है आपके ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में आते हैं, राइट। तो आज हम लोग आगे बढ़ते हुए उसका सारा थ्योरी आज हम लिखेंगे, ठीक है। चलो, पहले तो हमने स्टडी किया था, पहला जो ऑर्गन जहां से एयर अंदर जाता है दैट इज योर एक्सटर्नल नेर्व्स और नोस्ट्रिल। कौन सा है? एक्सटर्नल नेर्व्स या फिर नोस्ट्रिल है। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो हमारा पहला ऑर्गन है, व्हाट इज इट? इट इज द एक्सटर्नल नेर्व्स और नोस्ट्रिल्स। जो हमारा एक्सटर्नल नेर्व्स और नोस्ट्रिल्स है, क्या है? ये सामने वाले दो ओपनिंग है, ठीक है। सामने वाला दो ओपनिंग है जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल नेर्व्स और नोस्ट्रिल। कितने रहते हैं? ये दो रहते हैं, यानी कि वन पेयर रहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? इट इज द एंटीरियर, एंटीरियर मतलब फ्रंट, और फ्रंटल openings of the nose. External nerves क्या है? It is the anterior or the frontal opening of the nose. Nose के सामने वाले जो दो ओपनिंग है उसको क्या बोलते हैं? नेजल, एक्सटर्नल नेर्व्स और नोस्ट्रिल। और ये क्या है? वन पेयर इन नंबर, ठीक है। ये हमारा सबसे पहला वाला ऑर्गन है। सेकंड वाला ऑर्गन हमारा कौन सा है? नेजल चेम्बर और नेजल कैविटी। आपका जो एक्सटर्नल नेर्व्स है ये किसके अंदर जाके खुलता है? ये जाके खुलता है नेजल चेम्बर के अंदर। तो नंबर 2 जो है हम क्या लिखेंगे? नेजल कैविटी और नेजल चेम्बर। ये भी कितना है? नंबर इसका क्या है? वन पेयर ही है, ठीक है ना। किसी के पास एक नेजल चेम्बर नहीं होता है, सबके पास क्या होता है? एक पेयर, वन पेयर इन नंबर। और आप देख सकते हैं आपका जो दो नेजल चेम्बर है ना, यहाँ एक नेजल चेम्बर है, यहाँ एक नेजल चेम्बर है। इसको सेपरेट कौन कर रहा है बेटा? इसको सेपरेट कर रहा है तुम्हारा नेजल सेप्टम। ये वाला नेजल सेप्टम ये क्या है? ये एक थिन कार्टिलेज है, हाइलिन कार्टिलेज से बनता है। और ये क्या करता है? ये सेपरेट करता है। क्या चीज सेपरेट करता है? नेजल चेम्बर को सेपरेट करता है। तो हम क्या लिखेंगे? नेजल चेम्बर 1 इन नंबर होता है एंड नेजल सेप्टम, ठीक है। नेजल सेप्टम किससे बनता है? नेजल सेप्टम मेड अप ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज डिवाइड्स द नेजल चेम्बर इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। नेजल चेम्बर को 2 पार्ट में कौन डिवाइड कर रहा है? नेजल सेप्टम। तो हमारे पास 2 नेजल चेम्बर है। क्यों? क्योंकि नेजल सेप्टम जो है ये तुम्हारे नेजल कैविटी को डिवाइड किया था, राइट। अब मैंने तुमको लास्ट क्लास में बोला था ये जो नेजल कैविटी है इट हैज 3 पार्ट्स। एक नेजल कैविटी के पास 3 पार्ट्स होता है। ईच नेजल कैविटी हैज 3 पार्ट्स, ठीक है। कौन कौन से 3 पार्ट्स होते हैं? पहला वाला है वेस्टिब्यूल, ठीक है। दूसरा वाला है रेस्पिरेटरी रीजन और तीसरा वाला है ऑल्फैक्टरी रीजन। तो आपका जो नेजल कैविटी है उसके कितने पार्ट्स होते हैं? उसके होते हैं आपके 3 पार्ट्स। ईच नेजल कैविटी, आपके पास कितने नेजल कैविटी है? यू हैव 2 नेजल कैविटी। तो आपका जो नेजल कैविटी है इसको हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? 3 पार्ट में, राइट। 3 पार्ट मतलब वेस्टिब्यूल, रेस्पिरेटरी रीजन एंड ऑल्फैक्टरी रीजन। अब हम इन तीनों के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, राइट। चलो, इसको तुम लोग एक बार अच्छे से तुम लोग इसका नोट्स बना लेना, ठीक है। आई एम रबिंग ऑफ द बोर्ड, राइट। आई एम रबिंग ऑफ द बोर्ड। अब हम लोग देखेंगे नेजल कैविटी के ये जो 3 पार्ट्स है ये किस तरीके से काम करते हैं। हाउ डज दिस वर्क? पहला
पहला पोर्शन कौन सा है? पहला पोर्शन है तुम्हारा नेजल कैविटी का वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल क्या करता है? वेस्टिब्यूल जो है वो नेजल कैविटी का एंटीरियर पार्ट है, ठीक है। नेजल कैविटी का एंटीरियर पार्ट को हम क्या बोलते हैं? वेस्टिब्यूल। अब ये वेस्टिब्यूल कौन सा पोर्शन है? ये सामने वाला पोर्शन है जिधर म्यूकस रहता है और छोटे छोटे बाल रहते हैं, ठीक है। इसका काम क्या होता है? ये एयर को फिल्ट्रेशन करता है, एयर का प्योरिफिकेशन करता है। जो भी डस्ट पार्टिकल्स एयर से हमारे इस वेस्टिब्यूल के अंदर आता है, ये हेयर्स क्या करते हैं? डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं आपका जो वेस्टिब्यूल है ये क्या है? सबसे पहला प्रथम पार्ट होता है, ठीक है, एंटीरियर पार्ट ऑफ नेजल कैविटी, ठीक है। नेजल कैविटी का एंटीरियर पार्ट होता है कौन सा? वेस्टिब्यूल। ये क्या होता है? ये स्मॉल होता है, ठीक है, छोटा होता है एंड लाइंड विथ स्किन, ठीक है। वेस्टिब्यूल जो है इट इज लाइंड विथ स्किन। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है तुम्हारा एयर का फिल्ट्रेशन करना, यानी कि एयर का प्योरिफिकेशन करना, एयर फिल्ट्रेशन और एयर प्यूरिफिकेशन, ठीक है। ये इसका काम होता है। कैसे? आपका ये जो वेस्टिब्यूल है इसके अंदर क्या रहता है? इसके अंदर रहता है स्मॉल हेयर्स। और कैसे ग्लैंड्स रहते हैं इसमें? स्वेट ग्लैंड्स और सीबम ग्लैंड्स रहते हैं। तो ये स्वेट ग्लैंड्स और सीबम ग्लैंड से जो ऑयल निकलता है ये क्या करता है? आपके डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेता है। तो इसके पास क्या रहता है? इट कंटेन्स हेयर्स, छोटे छोटे हेयर्स, ऑयल ग्लैंड्स, है ना, स्वेट ग्लैंड्स एंड सीबम ग्लैंड्स। क्या करते हैं? इन ग्लैंड से जो ऑयल निकलता है, जो सीबम निकलता है ना, हेयर्स एंड सीबम फ्रॉम ग्लैंड्स ट्रैप्स डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है, डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर लेता है, ठीक है। तो वेस्टिब्यूल क्या होता है? वेस्टिब्यूल इज द सबसे फ्रंटल पोर्शन होता है आपके नेजल कैविटी का, ठीक है। सबसे एंटीरियर पोर्शन होता है जो स्किन से लाइंड अप होता है और इसमें आपके छोटे छोटे बाल रहते हैं और ग्लैंड्स रहते हैं जो कि क्या करते हैं? एयर का फिल्ट्रेशन करते हैं या फिर एयर का प्योरिफिकेशन करते हैं, ओके। वेस्टिब्यूल के बाद जो सेकेंड वाला रीजियन है दैट इज रेस्पिरेटरी रीजियन। इसका काम क्या होता है इस रेस्पिरेटरी रीजियन का? ये जो रेस्पिरेटरी रीजियन है आपका, ये नेजल कैविटी का मिडिल पोर्शन है। सामने वाला पोर्शन वेस्टिब्यूल था, मिडिल वाला पोर्शन क्या था? मिडिल पोर्शन ऑफ द नेजल कैविटी जो है ये क्या है? आपका रेस्पिरेटरी रीजियन, राइट। मिडिल पोर्शन ऑफ द नेजल कैविटी है रेस्पिरेटरी रीजियन। इसका 2-3 खासियत है। ये क्या होता है? ये बहुत ज्यादा वैस्कुलर होता है, मतलब इसमें ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा रहता है। सो इट इज हाईली वैस्कुलर। आप देखते होंगे कि नाक में जब चोट लगता है ना, तो बहुत ज्यादा खून बहता है। अगर हाथ में चोट लगे तो कम खून बहेगा, लेकिन नाक में अगर चोट रहता है कंपैरेटिवली नाक से ज्यादा खून निकलता है। इसका रीजन ये है कि यहाँ पे नाक के अंदर जो रेस्पिरेटरी रीजियन है ये हाईली वैस्कुलर होता है, मतलब इसका जो ब्लड सप्लाई है ये बहुत ज्यादा है, ओके। नेक्स्ट क्या है? ये कौन सा टिश्यू से बना है? ये क्वेश्चन आता है। इट इज मेड अप ऑफ स्यूडो स्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम, ठीक है। ये कौन से टिश्यू से बना है? क्वेश्चन आता है, थोड़ा बड़ा है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो एनिमल टिश्यू वाला चैप्टर है मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। क्या है इसका नाम?
स्यूडोस्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। अब ग्लैंड्यूलर क्यों बोल रहे हैं? इसमें कौन सा ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं? इसमें प्रेजेंट होते हैं आपके गॉबलेट सेल्स, और ये गैबलेट सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? आपका म्यूकस। गॉबलेट सेल्स क्या होता है? दे आर म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स या फिर म्यूकस प्रोड्यूसिंग गॉबलेट सेल्स, जो कि क्या प्रोड्यूस करता है? आपका म्यूकस। आपका जो नेजल कैविटी का मिडिल रीजन है, दैट इज द रेस्पिरेटरी रीजन, उसमें म्यूकस प्रोड्यूसिंग गॉबलेट सेल्स रहता है जो म्यूकस प्रोड्यूस करता है। रेस्पिरेटरी रीजन जो है ये क्या होता है? इट इज द मिडिल रीजन ऑफ द नेजल कैविटी। कंपैरेटिवली ये बहुत ज्यादा वैस्कुलर होता है, इसीलिए नाक में अगर कभी चोट लगता है तो नोज ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होता है। ओके, अब हम देखेंगे कि इसका फंक्शन क्या होता है। इसका फंक्शन देखने से पहले मैं चाहती हूं आप इसको एक बार देख लो, इसको अच्छे से कहीं पे आप लोग जरूर लिखो, है ना। आपका जो भी नोट्स का बुक होगा, है ना, आप उसमें लिखो और इसको अच्छे से रिवाइज करो। ऑल दीज कंसेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। हमें डॉक्टर बनना है और ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर है, तो इट शुड बी क्लियर, राइट। चलो बेटा, चलो, रेस्पिरेटरी रीजियन हो गया। अब हम देखेंगे इसी रेस्पिरेटरी रीजियन का फंक्शन क्या है। रेस्पिरेटरी रीजियन का फंक्शन होता है कि जो भी एयर हम ब्रीथ कर रहे हैं उसको बॉडी टेम्परेचर में लाने का। हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? व्हाट इज आवर बॉडी टेम्परेचर? चलो पहले हम लोग रेस्पिरेटरी रीजियन यहां पे दोबारा से लिख लेते हैं। ठीक है, ये जो आपका रेस्पिरेटरी रीजियन है, इसका काम क्या है? एयर को बॉडी टेम्परेचर तक लाना। ठीक है, एयर को किसके थ्रू लाना? एयर को बॉडी टेम्परेचर तक लाना। ओके, अब ये जो तुम्हारा रेस्पिरेटरी रीजियन है ये एयर कंडीशनर का काम करता है। एयर कंडीशनर मतलब मेकिंग, देखो, वर्क्स एज अ एयर कंडीशनर, मतलब जो भी एयर हम ब्रीथ कर रहे हैं उसको बॉडी टेम्परेचर तक लाता है। एयर वी ब्रीथ इन कहां पे लाता है? ये बॉडी टेम्परेचर में, राइट। चलो, अब यहां पे आपका जो ये रेस्पिरेटरी रीजियन वाला पोर्शन है, इसमें कुछ स्पेशल बोन्स प्रेजेंट होते हैं। उन बोन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? नेजल कॉन्चे और टर्बिनेट्स। इधर और इधर जो आपका नेजल कैविटी है, जो आपका रेस्पिरेटरी रीजियन है, उधर 3 बोन्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे कुछ स्पेशल बोन प्रेजेंट होते हैं। स्पेशल बोन्स आर प्रेजेंट। ठीक है, उन स्पेशल बोन्स को हम क्या बोलते हैं? नेजल कॉन्चा और टर्बिनेट्स। क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं नेजल कॉन्चा और टर्बिनेट्स। अब ये जो नेजल कॉन्चा और टर्बिनेट्स होता है, इसके 3 बोन होते हैं। सुपीरियर नेजल कॉन्चा, मिडिल नेजल कॉन्के और इंफीरियर नेजल कॉन्के। ठीक है, या फिर नेजल कॉन्के या फिर टर्बिनेट्स होता है 3, सुपीरियर नेजल कॉन्का, मिडिल नेजल कॉन्का और इंफीरियर नेजल कॉन्का। तो 3 तरीके का बोन्स प्रेजेंट है। अब ये बोन्स को हम स्पेशल क्यों बोल रहे हैं? जैसे पहाड़ों में घुमावदार रास्ता होता है, वैसे ये टर्बिनेट्स भी इस तरीके से घुमावदार है। ऐसे घुमावदार बोन्स प्रेजेंट है। ये तो मैंने पहाड़ का रास्ता दिखा दिया, ये बोन्स कैसे होते हैं? इस तरीके से घुमावदार बोन्स होते हैं। क्यों? देखो बेटा, पहाड़ का रास्ता, मान लो तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, ऐसे रास्ता है एक और एक ऐसा रास्ता है, सीधा रास्ता और ऐसा रास्ता। कौन से रास्ते से तुम जल्दी पहुंचोगे? तुम जल्दी पहुंचोगे आपके सीधे रास्ते से इन कंपैरिजन टू दिस, है ना। ज्यादा देर तुम यहाँ पे लगा दोगे एज कंपेयर टू सीधा रास्ता। यही प्रिंसिपल ह्यूमन बॉडी भी फॉलो करता है। ये नेजल कॉन्क का यही रूल फॉलो करता है। अगर तुम्हारे बोन्स घुमावदार होंगे, ऐसे घुमावदार रास्ते की तरह होंगे, तो आपका जो एयर है वो रेस्पिरेटरी रीजियन में ज्यादा देर तक रहेगा।
समझ में आया? ये जो नेजल कॉन्का है ना, ये घुमावदार क्यों होते हैं? ताकि एयर ज्यादा टाइम रेस्पिरेटरी रीजियन में रहे। क्यों? रेस्पिरेटरी रीजियन में म्यूकस है। अगर हम गर्म एयर ब्रीथ करते हैं, कैसा एयर? अगर हम हॉट एयर ब्रीथ करते हैं तो क्या होता है? अगर हम हॉट एयर ब्रीथ करते हैं तो इस म्यूकस जो अंदर आपके रेस्पिरेटरी रीजियन के है, इस हॉट एयर के वजह से वो इवेपोरेट कर जाता है। इस हॉट एयर के वजह से वो क्या करता है? इवेपोरेट कर जाता है। और अगर इवेपोरेट करता है म्यूकस तो एयर में कूलिंग इफेक्ट छोड़ देता है। जैसे मेरे को जब पसीना आता है, तुमको जब पसीना आता है तो स्वेट आता है, उस स्वेट को पोंछ लो, थोड़ा सा ठंडक आता है। सिमिलरली जब तुम्हारा गर्म एयर रेस्पिरेटरी रीजियन के अंदर जाता है तो अंदर का जो म्यूकस है वो इवेपोरेट हो जाता है। क्लियर? और एक कूलिंग इफेक्ट दे देता है। तो यहां तक लिख लेते हैं, नेजल कॉन्च और टर्बिनेट्स क्यों प्रेजेंट है? टू होल्ड द एयर फॉर सम टाइम। ठीक है, टू होल्ड द एयर फॉर सम टाइम, ताकि आपका जो एयर है ज्यादा से ज्यादा रेस्पिरेटरी रीजियन में रहे और हम उसको बॉडी टेम्परेचर तक ला पाए। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जो एयर हम ब्रीथ कर रहे हैं उसको कहां तक लेके जाना है? 37 डिग्री तक। कैसे? इफ वी ब्रीथ हॉट एयर, ठीक है, इफ वी ब्रीथ हॉट एयर तो क्या होता है? म्यूकस इवेपोरेट्स एंड गिव्स कूलिंग इफेक्ट। तो ये जो कूलिंग इफेक्ट जो दे रहा है, इस कूलिंग इफेक्ट के वजह से क्या हो रहा है? तुम्हारा जो एयर है वो ठंडा हो रहा है और बॉडी टेम्परेचर तक आ रहा है। इससे क्या हो रहा है? एयर जो है वो कोल्ड हो गया। राइट? अगर तुम ठंडा एयर ब्रीथ कर रहे हो, इफ वी ब्रीथ कोल्ड एयर तो क्या होगा? कोई आइडिया? इफ वी ब्रीथ कोल्ड एयर, देखो क्या होता है, तुम्हारे ये जो वैस्क्यूलर है, ये वैस्क्यूलर वर्ड मैंने क्यों यूज किया? क्योंकि ब्लड फ्लो के वजह से एक वार्मथ आता है। जैसे ह्यूमंस वार्म ब्लडेड क्यों होते हैं? ह्यूमंस वार्म ब्लडेड इसी वजह से होते हैं कि हमारे बॉडी में दिन भर ब्लड फ्लो हो रहा है, बहुत सारे ब्लड वेसल्स और वो वार्म दे रहा है, गर्माहट दे रहा है। तो अगर रेस्पिरेटरी रीजियन में कोल्ड एयर आता है, गर्म कैसे बन जाता है? वो इसी ब्लड वेसल के ब्लड फ्लो से। ठीक है, तो इफ वी ब्रीथ कोल्ड एयर इट इज मेड वार्म बाय द ब्लड फ्लोइंग, बाय द ब्लड सप्लाई इन दिस रीजियन। ये इस एयर को क्या देता है? गर्माहट देता है। आया समझ में सब लोगों को? आई होप यहां तक क्लियर है कि रेस्पिरेटरी रीजियन किस तरीके का काम कर रहा है? एयर कंडीशनर का काम कर रहा है। घुमावदार बोन्स है ताकि एयर ज्यादा से ज्यादा उसके पास रहे, है ना। नेजल कॉन्का है उसका नाम, है ना। गर्म हवा अगर हम ले रहे हैं वो ठंडा कैसे हो रहा है? म्यूकस इवेपोरेट कर रहा है। कोल्ड एयर जो है ना, कोल्ड एयर जो है वो आपका गर्म कैसे हो रहा है? बाय द वार्मथ ऑफ द ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे आपका थर्ड पार्ट, दैट इज द ऑल्फैक्टरी रीजियन। क्लियर? चलो बोर्ड रब कर रही हूं मैं। थर्ड पार्ट इसका क्या है? थर्ड पार्ट नेजल कैविटी का है, ऑल्फैक्टरी रीजियन। ऑल्फैक्टरी रीजियन कहां पे प्रेजेंट था? नेजल कैविटी के छत पे, यानी कि नेजल कैविटी के रूफ में। तो नेक्स्ट हमारा थर्ड वाला रीजियन है नेजल कैविटी का ऑल्फैक्टरी रीजियन। अब आपका ये जो ऑल्फैक्टरी रीजियन है ये किधर रहता है? ये रहता है रूफ ऑफ नेजल कैविटी में। कहां पे प्रेजेंट है ये? रूफ ऑफ नेजल कैविटी में। ठीक है, और ये क्या करता है? इट इज द ऑर्गन फॉर स्मेल। ये ऑल्फैक्टरी रीजियन के वजह से हम स्मेल कर पाते हैं। ऐसा क्यों? क्या रहता है इस ऑल्फैक्टरी रीजियन में? व्हाई इट इज द ऑर्गन ऑफ स्मेल? आपका ये जो एरिया है, ये जो ऑल्फैक्टरी रीजियन है आपका, इसमें क्या रहता है?
इसमें रहता है सेंसरी हेयर सेल्स विथ थिन लेयर ऑफ म्यूकस, म्यूकस का पतला लेयर। ठीक है, ऑल्फैक्टरी रीजन में क्या रहता है, सेंसरी हेयर सेल्स विथ थिन लेयर ऑफ म्यूकस। क्या होता है, जब आप कोई स्मेल लेते हो तो ये सेंसरी हेयर सेल्स के पास जो थिन लेयर ऑफ म्यूकस रहता है वो स्मेल आके इस म्यूकस के लेयर में बस जाता है। ठीक है, बस जाता है, फिर नर्व इंपल्स जाता है और फिर बताते हो कि कौन सा स्मेल है। सर्दी के टाइम पे क्या होता है, थिन लेयर ऑफ म्यूकस के जगह थिक लेयर ऑफ म्यूकस हो जाता है ना, थिक लेयर ऑफ म्यूकस हो जाता है, तो स्मेल आया उस थिक लेयर ऑफ म्यूकस में खो गया, है ना, और फिर नर्व इंपल्स गया ही नहीं तो तुम बोल ही नहीं सकते हो कौन सा स्मेल है। ठीक है, तो ऑल्फैक्टरी रीजन इज प्रेजेंट इन द रूफ ऑफ नेजल कैविटी। इसके पास क्या है, थिन लेयर ऑफ म्यूकस है, स्मेल जब करते हो वहां पे आके बस जाता है वो, और फिर नर्व इंपल्स जाता है और तुम बता पाते हो कौन सा स्मेल है। राइट, ये तुम्हारा 3 पार्ट्स का नेजल कैविटी का। अब नेजल कैविटी के बाद जो है हम पढ़ेंगे कि इंटरनल नेर्व्स क्या होता है। ओके, चलो, ऑल्फैक्टरी रीजन आई होप सबको समझ में आया है, 3 पार्ट्स ऑफ नेजल कैविटी भी सबको समझ में आया है। ओके, लास्ट में हमने क्या देखा, हमने 3 पार्ट्स ऑफ नेजल कैविटी को स्टडी किया, दैट इज द रेस्पिरेटरी रीजन, द फर्स्ट पार्ट वेस्टिब्यूल एंड द ऑल्फैक्टरी रीजन। तो लास्ट में हमने ऑल्फैक्टरी रीजन से कंप्लीट किया था। अभी हम थर्ड पार्ट ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, दैट इज द इंटरनल नेर्व्स, है ना। हमने इससे पहले क्या स्टडी किया था, हमने इससे पहले स्टडी किया था एक्सटर्नल नेर्व्स। एक्सटर्नल नेर्व्स क्या होता है, नाक के सामने वाले जो 2 ओपनिंग है उसको एक्सटर्नल नेर्व्स बोलते हैं। अब ये इंटरनल नेर्व्स क्या है, ये इंटरनल नेर्व्स नेजल कैविटी के अंदर वाला ओपनिंग है, और अंदर के लिए हम क्या यूज करते हैं, पोस्टीरियर। ओके, सो इंटरनल नेर्व्स क्या है, अंदर वाले होल होते हैं जिसके थ्रू नेजल कैविटी फेरिंग्स के अंदर खुलता है। तो इंटरनल नेर्व्स क्या होता है, दे आर पोस्टीरियर, यानी कि अंदर वाले ओपनिंग्स ऑफ नेजल कैविटी जिसके थ्रू नेजल कैविटी किसके अंदर खुलता है, फेरिंग्स के अंदर। राइट, तो लिख लेते हैं इंटरनल नेर्व्स क्या होता है, इंटरनल नेर्व्स आर पोस्टीरियर ओपनिंग्स। ठीक है, पोस्टीरियर ओपनिंग्स ऑफ नेजल कैविटी, नेजल कैविटी के पोस्टीरियर ओपनिंग्स होते हैं। ठीक है, नेजल कैविटी के पोस्टीरियर ओपनिंग्स होते हैं। ओके, और ये क्या करते हैं, नेजल कैविटी इसके थ्रू फेरिंग्स में खुलता है। ठीक है, नेजल कैविटी ओपन्स इनटू फेरिंग्स थ्रू इंटरनल नेर्व्स। ठीक है, ये था आपका इंटरनल नेर्व्स जिसके थ्रू नेजल कैविटी जो है फेरिंग्स में खुल रहा है। ठीक है, दूसरा चीज मैंने आपको क्या बोला था कि ये जो इंटरनल नेर्व्स है, जैसे आपका माउथ के अंदर उव्यूला रहता है, तो ये उव्यूला क्या करता है, जो ऊपर से जो स्ट्रक्चर लटकता है, ये खाना खाते वक्त आपके इंटरनल नेर्व्स को बंद कर देता है ताकि खाना आपके नेजल कैविटी के अंदर ना जा पाए। तो उव्यूला जो आपका ओरल कैविटी के अंदर था, तो उव्यूला क्या करता है, उव्यूला क्लोजेस द नेजल कैविटी, मतलब किसको क्लोज करता है, ये इंटरनल नेर्व्स को क्लोज करता है, सो दैट फूड डू नॉट एंटर नेजल कैविटी। ठीक है, नेजल कैविटी के अंदर फूड नहीं एंटर करे, इसीलिए आपका क्या है, उव्यूला, जो ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर लटकता है। ओके, अब इंटरनल नेर्व्स हो गया। इंटरनल नेर्व्स के बाद हम जो स्ट्रक्चर पढ़ते हैं दैट इज योर फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स मतलब क्या है, थ्रोट। ठीक है,
फेरिंग्स क्या होता है? थ्रोट। अब ये जो फेरिंग्स है, मैंने लास्ट डायग्राम में क्या बताया था कि इसके कितने पार्ट होते हैं? इसके 3 पार्ट होते हैं, है ना? कौन कौन से? नेसोफेरिंग्स, ठीक है, ओरोफेरिंग्स और लैरिंजियोफेरिंग्स, ठीक है। ये होते हैं तुम्हारे फेरिंग्स के 3 पार्ट्स, नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंजियोफेरिंग्स। अब हम नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंजियोफेरिंग्स के बारे में एक एक लाइन लिखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो यहां से इंटरनल नर्व्स और फेरिंग्स हमें समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ फेरिंग्स। ओके, चलो चलो, अब तुम्हारा फेरिंग्स को, जैसा कि मैंने बोला, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फेरिंग्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है। पहला वाला क्या है? नेसोफेरिंग्स। पहला वाला कौन सा लेयर है? नेसोफेरिंग्स, ठीक है। नेसोफेरिंग्स कौन सा फेरिंग्स का पोर्शन है? जो फेरिंग्स का पार्ट आपके नेजल कैविटी के पास रहता है, ठीक है। पार्ट ऑफ फेरिंग्स इन नेजल कैविटी, उसको हम क्या बोलते हैं? नेसोफेरिंग्स, ठीक है। नेजल कैविटी में जो फेरिंग्स का पार्ट रहता है उसको हम नेसोफेरिंग्स बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है, जब आपको सर्दी होता है तो आपका कान जो है वो ब्लॉक हो जाता है। क्यों ब्लॉक हो जाता है? क्योंकि ये नेसोफेरिंग्स आपके ईयर से कनेक्टेड है एक ट्यूब के थ्रू। उस ट्यूब को हम क्या बोलते हैं? यूस्टेशियन ट्यूब, ठीक है। तो नेसोफेरिंग्स जो है इज कनेक्टेड विथ मिडिल ईयर। आपके ईयर के 3 पोर्शंस होते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। तो नेसोफेरिंग्स इज कनेक्टेड विथ मिडिल ईयर और उस ट्यूब का नाम क्या है? मिडिल ईयर थ्रू यूस्टेशियन ट्यूब, ठीक है। इसीलिए कभी कभी आपका जब नोज ब्लॉक हो जाता है तो कभी कभी लगता है कान भी ब्लॉक हो गया है, ठीक है। नेसोफेरिंग्स हो गया। अब नेक्स्ट फेरिंग्स का पार्ट कौन सा है? इट इज द ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स कौन सा पोर्शन होगा? पार्ट ऑफ नेजल कैविटी नियर ओरल कैविटी, ठीक है। पार्ट ऑफ फेरिंग्स नियर ओरल कैविटी, ठीक है। पार्ट ऑफ फेरिंग्स नियर ओरल कैविटी, उसको हम क्या बोलते हैं? ओरोफेरिंग्स। अब देखो, खाना तुम जब खाते हो वो ओरल कैविटी के थ्रू इसोफेगस में जाता है। एयर भी तुम जब लेते हो वो नेजल कैविटी में भी जा रहा है, ओरल कैविटी में जा रहा है, फिर ट्रैकिया में जा रहा है। तो ये ओरल कैविटी किसका काम कर रहा है? इट इज द कॉमन पाथ, ठीक है। ये एक कॉमन पाथ है किसके लिए? फॉर फूड एंड एयर। एयर और फूड के लिए ओरोफेरिंग्स इज कॉमन पार्ट है। कभी कभी बुक में क्या लिखा रहता है? फेरिंग्स इज द कॉमन पाथवे या पैसेज फॉर फूड एंड एयर। क्यों लिखा रहता है? क्योंकि फेरिंग्स का जो पोर्शन है ओरोफेरिंग्स, उसमें से एयर और फूड दोनों पास होता है, कॉमन पैसेज है, ठीक है। नंबर 3 क्या है? नंबर 3 है आपका लैरिंजियोफेरिंग्स। लैरिंजियोफेरिंग्स कौन सा पोर्शन है? सबसे इंफीरियर पोर्शन है फेरिंग्स का, सबसे अंदर वाला पोर्शन है फेरिंग्स का जो लैरिंग्स के पास लोकेटेड है, ओके। सो पार्ट ऑफ फेरिंग्स लोकेटेड नियर लैरिंग्स, और सबसे ये अंदर वाला पोर्शन होता है तो हम क्या लिखेंगे? इंफीरियर पार्ट ऑफ फेरिंग्स, राइट। इंफीरियर पार्ट ऑफ फेरिंग्स कौन है? लैरिंजियोफेरिंग्स, ओके। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आया है। 4 रेस्पिरेटरी रीजियन के इन ह्यूमंस में हम कर लिए। एक्सटर्नल नर्व्स, नेजल कैविटी के 3 पार्ट्स,
फेरिंग्स एंड एक्सटर्नल नेर्व्स। ओके, नेक्स्ट क्लास में यहां तक आपको पढ़ के आना है। नेक्स्ट क्लास में हम लैरिंग्स पढ़ेंगे और उसके कार्टिलेजेस पढ़ेंगे। ओके, तो यहां तक सब लोग अच्छे से पढ़ के आना, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो क्या करना है, लाइक और सब्सक्राइब करना है। क्या होता है, तुम लोग व्यू करके भग जाते हो और सब्सक्राइब नहीं करते हो, है ना। तो तुम अगर सब्सक्राइब करोगे ना तो मेरे को थोड़ा एनर्जी मिलता है ना। चलो ठीक है, आज यहां तक करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बाद और करेंगे। चलो ठीक है, हैप्पी लर्निंग एवरीवन, थैंक यू।